गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कृषि से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में खूब आते हैं, तो देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। यह आपके लिए कोई भी एग्ज़ाम हो, स्टेट पीसीएस का हो, यूपीएससी का हो या कहीं का एग्ज़ाम हो, सबके लिए बराबर महत्व रखता है। भारत में कुल भूमि का कितना परसेंट कृषि कार्यों में संलग्न है? तो यह आधे से ज़्यादा यानी 52%। भारत की लगभग कितनी प्रतिशत कार्यकारी आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है? तो यह 48% है। वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में कृषि का योगदान कितना है? कृषि क्षेत्र का तो यह लगभग 14% है। 1950 से 51 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान था 55%। भारत में कृषि क्षेत्र के जीडीपी का कितना प्रतिशत भाग कृषि शोध पर व्यय होता है? तो बहुत कम, 0.3%। देश में होने वाली कुल निर्यात में कृषि तथा कृषि उत्पाद से निर्मित वस्तुओं का योगदान है तो 12.1% से ज़्यादा है। वर्तमान में खाद्यान्न के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है 122 मिलियन हेक्टेयर, यानी उतने में खाद्यान्न यानी चावल, गेहूँ, मोटे अनाजों की खेती होती है। प्रथम कृषि गणना कब की गई थी? तो ये बात है 1970 की। भारत में सीमांत किसानों में कितनी धारिता वाले किसानों को सम्मिलित किया जाता है? तो सीमांत किसान यानी 1 हेक्टेयर से कम, तो वे सीमांत किसान हैं। भारत की कितनी प्रतिशत जोतें 1 हेक्टेयर या उससे छोटी हैं? तो वह 65% तक। जनसंख्या में निरंतर वृद्धि के परिणाम स्वरूप भारत में जोतों का आकार घटकर रह गया है तो 1.55 हेक्टेयर यह देश में इससे वर्तमान में इससे भी कम है। किस समिति ने कृषि जोत पर कर लगाने की संस्तुति की थी? नाम था उनका राज्य समिति। भारत में कृषि का कितना परसेंट भाग सिंचित है? लगभग 1/3 से ज़्यादा है अभी वर्तमान में। भारत में सिंचाई का महत्वपूर्ण साधन तो अभी तो नलकूप ही है सबसे महत्वपूर्ण, दूसरे नंबर पर नहर है। भारत में लगभग कितने प्रतिशत कृषि क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है? 45%। भारत में कुल कृषि क्षेत्र का कितना परसेंट भाग पूर्णतः वर्षा पर निर्भर है? आज भी आधे से ज़्यादा यानी 55%। भारत का कुल कृषि क्षेत्र 136 मिलियन हेक्टेयर है, इसके कितने परसेंट भाग कृषि सिंचाई सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है? तो 36%। भारत की कुल सिंचित भूमि का कितना परसेंट हिस्सा नहरों द्वारा सिंचित है? तो वह 36%। भारत में सिंचाई का सर्वप्रथम स्रोत तो कुआं और नलकूप ही है। भारत में सिंचाई के स्रोतों का बृहद, मध्यम और लघु 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। बृहद सिंचाई बराबर क्या कि वह कम से कम 10,000 हेक्टेयर या उससे ज़्यादा का सिंचाई करता हो तो वह बृहद सिंचाई परियोजना है। लघु सिंचाई परियोजना के आधार पर क्या आएगा कि वह 2,000 हेक्टेयर से कम के अगर सिंचाई क्षेत्र सिंचित करने वाला कोई परियोजना है तो वह लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आएगा। भूमिगत जल के सिंचाई हेतु उपयोग को संभव बनाने हेतु सर्वाधिक उपयोग किसका किया जाता है? यानी भूमिगत जल डायरेक्ट हम नीचे ट्यूबवेल लगा दिए और उसे पानी निकाल लिए, तो इसके अंदर क्या होगा? तो लघु सिंचाई परियोजना इस पर ही आधारित है। सिंचाई विशेषज्ञों के अनुसार भारत की कितनी भूमि पर अधिकतम सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जा सकता है? तो 114 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर। कमान विकास कार्यक्रम यानी CADP कमांड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम का मौलिक उद्देश्य क्या था? कि भारत में सिंचाई के साधनों की क्षमता और उनके सदुपयोग के मध्य अंतर को कम करना, न्यूनतम करना। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किसे आधुनिक भारत के मंदिर की उपमा दी थी? तो विशालकाय नदी घाटी परियोजनाओं को। कितने सिंचाई कमान क्षेत्र वाली परियोजनाओं को बृहद सिंचाई परियोजना के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो 10,000 हेक्टेयर से अधिक। दक्षिण पूर्व मानसून किस राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? तो केरल में। भारत में हरित क्रांति के बाद किस क्षेत्र में सर्वाधिक या जो हरित क्रांति किस फसल पर मतलब कि सफल रहा या उसका उत्पादन बढ़ गया? तो गेहूं और चावल। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो गेहूं पर पड़ा। किस पर? तो गेहूं की बात होती है। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में किसका अंश कम हो गया? तो मोटे अनाज और दलहन का। हरित क्रांति के दौरान भारत में चावल का उत्पादन क्या रहा था उस समय? तो न बढ़ा न घटा यानी अपरिवर्तित रहा। हरित क्रांति के दौरान मोटे अनाजों और दलहन का उत्पादन घट गया। भारतीय कृषि के क्षेत्र में अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो 1966 की बात है। हरित क्रांति का सर्वाधिक निराशाजनक परिणाम किस फसल में देखने को मिला?
तो दलहन में। इनमें से कौन हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप नहीं है, मतलब कि हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्या न हुआ, तो मोटे अनाजों के अधीन क्षेत्रफल में वृद्धि न हुआ, मोटे अनाज और तिलहन के उत्पादन में कमी आई। वर्ष 1966 में भारतीय कृषि के प्रति हेक्टेयर उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से कौन सी महत्वपूर्ण योजना चलाई गई थी? HYVP यानी हाई यील्डिंग वेराइटी प्रोडक्शन। प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को भारतीय कृषि में उनका क्या योगदान है? तो उन्होंने भारत में अधिक उपज देने वाले किस्मों के उपयोग की युक्ति बताई थी। ये थे कहाँ के? अमेरिका के। इनका कार्य क्षेत्र कहाँ था? मैक्सिको। इन्होंने किया क्या? तो इन्होंने गेहूं की जो आधुनिक कृषि की पद्धति लाया और बीज में सुधार किया, जिससे दुनिया में हरित क्रांति हो सका। भारत में हरित क्रांति के जनक तो AM स्वामीनाथन को माना जाता है। हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन थे? तो उनका नाम था विलियम गॉड। गहन कृषि जिला कार्यक्रम यानी IADP कब आरंभ किया गया था? तो 1960-61 की बात है। गहन कृषि क्षेत्रीय कार्यालय कब प्रारंभ किया गया? तो 1964-65 में। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत होती है 1966-67 से। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ? यानी कि ऑपरेशन फ्लड मतलब ऑपरेशन मिल्क कहिए इसको, तो 1970 में। और देश में दूध उत्पादन में वृद्धि लाने के उद्देश्य से सघन पशु विकास कार्यक्रम यानी ICDP इंटीग्रेटेड कैटल डेवलपमेंट प्रोग्राम कब चलाया गया था? 1964-65 की बात है यह। भारत के दुग्ध उत्पादन में भैंस, गाय और बकरी में किसका हिस्सा अधिक है? तो भैंस का हिस्सा सबसे ज़्यादा है, उसके बाद गाय और बकरी का तो बहुत कम है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन। भारत में दूध की प्रति व्यक्ति दैनिक उपलब्धता कितनी है? तो अभी 300 ग्राम से ज़्यादा है। भारतीय राज्यों में दूध की प्रति व्यक्ति सर्वाधिक दैनिक उपलब्धता कहाँ? तो पंजाब में है। पंजाब में प्रति व्यक्ति दूध की दैनिक उपलब्धता 800 ग्राम है। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है। मत्स्य उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा है। एशियाई मत्स्य उत्पादक देशों में भारत का स्थान दूसरा, क्योंकि सब में पहला चीन ही है, वो अभी एशियाई है। एशियाई मत्स्य उत्पादन देशों में प्रथम स्थान पर कौन है? तो चीन है। भारत में किस प्रकार के रासायनिक उर्वरक की खपत ज़्यादा है? यहाँ के लोग नाइट्रोजन खूब छिड़काव करते हैं उसका। किस प्रकार के उर्वरकों की पूर्ति के लिए भारत पूर्णतः आयातों पर ही आश्रित है? तो वह है पोटेशियम। कुल उर्वरकों के प्रयोग की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है तो तीसरा। विश्व उर्वरकों का सर्वाधिक प्रयोग कहाँ होता है? तो विश्व में सबसे अधिक उर्वरक का प्रयोग चीन में होगा। आलू उत्पादन के मामले में भारत का स्थान दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है। भारत की मिट्टी में 2 तत्वों की कमी उर्वरकों की उपभोग को और अधिक आवश्यक बनाती है। वे 2 तत्व कौन कौन है? यानी भारत की जो मिट्टी है उसमें 2 एलिमेंट या 2 तत्व हर जगह नहीं मिलते हैं। कौन कौन? पहला है फास्फोरस और दूसरा नाइट्रोजन। उर्वरकों की प्रति हेक्टेयर खपत की दृष्टि से प्रथम 3 राज्य कौन है? यह डाटा बदल गया है, इसको हम लोग अगली बार लाएंगे। सबसे टॉप पर कौन है? तेलंगाना है, फिर बिहार है और पंजाब का नंबर आता है। भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक की खपत कितनी होती है? तो यह तो 150 किलो के आसपास है। उर्वरक उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है तीसरा, यानी चीन, अमेरिका और भारत है। भारत में नाइट्रोजनी उर्वरकों यानी फर्टिलाइजर की अपनी कुल खपत का कितना प्रतिशत हिस्सा घरेलू उत्पादन से भारत पूरा करता है? तो 94% है। भारत में फास्फेटिक फर्टिलाइजर को अपनी कुल खपत का कितना प्रतिशत घरेलू हिस्सा से भारत पूरा कर लेगा? तो यह लगभग 80%, यानी 20% आयात कराना पड़ता है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार कृषि विभिन्न किस्मों यानी नाइट्रोजनी, फास्फेटिक तथा पोटेशियम यानी NPK का उपयोग एक संतुलित अनुपात में किया जाना चाहिए। तो यह अनुपात क्या होना चाहिए? इसका जो मानक अनुपात है वह 4:1 होना चाहिए, यानी 4 यूनिट अगर हम नाइट्रोजन का छिड़काव करेंगे तो 2 यूनिट फास्फेट और 1 यूनिट पोटेशियम का छिड़काव करना होगा। वर्तमान में भारत में नाइट्रोजनी, फास्फेटिक और पोटेशिक उर्वरकों का खपत क्या है बताइए? तो वर्तमान में सबसे अधिक नाइट्रोजन का छिड़काव होगा 8.2, फास्फेट का 3.2 और पोटेशियम का सबसे कम 1 अनुपात में छिड़काव किया जाता है। भारत में किस राज्य में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो कर्नाटक में। भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कहाँ होगा? तो मध्य प्रदेश में। चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश है। भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। मोटे अनाजों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य राजस्थान।
भारत के किस राज्य में आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो उत्तर प्रदेश। मूंगफली उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? गुजरात। चावल उत्पादक राज्यों का अवरोही क्रम उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, फिर पंजाब है। कपास उत्पादक राज्यों का अवरोही क्रम यानी कपास का सबसे अधिक उत्पादन तो नंबर 1 गुजरात है, फिर दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश का नंबर आता है। दलहन उत्पादक राज्यों का अवरोही क्रम तो दलहन में सबसे अधिक ओवरऑल दलहन में मध्य प्रदेश 1 नंबर, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और फिर आंध्र प्रदेश का नंबर है। भारत का सर्वप्रमुख रबर उत्पादक राज्य तो जहाँ अधिक गर्मी होगा तो केरल में रबर होता है। भारत में आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तो वर्तमान में सबसे अधिक आम कहाँ होता है? तो पहले आंध्र प्रदेश में होता था, लेकिन अभी यह उत्तर प्रदेश में होता है। और प्याज उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य तो यह महाराष्ट्र में सबसे अधिक प्याज की खेती होती है। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य तो यह उत्तर प्रदेश है। और भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो कुल मिलाकर सभी मसालों का उत्पादन सबसे ज़्यादा तो गुजरात में होता है। और भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन तो यह उत्तर प्रदेश में होगा। विश्व में कॉफ़ी के उत्पादन में भारत का स्थान तो कॉफ़ी के उत्पादन में भारत का स्थान अभी वर्तमान में 6ठे नंबर पर है। भारत है सबसे अधिक ब्राज़ील में होता है। भारत की मुख्य खाद्य फसल है चावल। भारत में सर्वाधिक उत्पादन किसका होगा? तो सबसे अधिक भारत में चावल, दूसरे नंबर पर गेहूं, फिर मक्का, आलू, तिलहन का उत्पादन कम होता है। चाय निर्यात के मामले में विश्व में सबसे अग्रणी देश कौन है? चाय का उत्पादन हो या निर्यात हो, सब में अग्रणी देश वर्तमान में चीन है। और भारत में उत्पादन भी होता है और सारे के सारे लोग यहाँ खा जाते हैं। विश्व में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन किस देश में होता है? तो ब्राज़ील में। और विश्व में नारियल उत्पादक देशों में भारत का स्थान तो तीसरे नंबर पर है। और विश्व के चाय निर्यातक देशों में भारत का स्थान तो चतुर्थ। और मोटे अनाजों का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश तो मोटे अनाजों का सबसे बड़ा उत्पादक देश दुनिया का तो भारत है। और चाय के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो उत्पादन के मामले में दूसरा है, सबसे अधिक चीन में। विश्व में रेशम उत्पादन में अग्रणी राष्ट्र है चीन है और भारत का स्थान इसमें दूसरा है। कौन सा देश विश्व में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करता है? 1 नंबर में चीन है, भारत का नंबर इसमें दूसरा है। विश्व में आम, केला उत्पादन में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? भारत है। और कुल फल के उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है, पहला चीन है। तंबाकू उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान तीसरा, तो पहला कौन है? चीन, दूसरा नंबर पर अमेरिका। चावल निर्यात के मामले में भारत का विश्व में स्थान तो पहला है, दूसरा नंबर थाईलैंड का है। गेहूं निर्यात के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो छठा है। सबसे अधिक गेहूं का निर्यात वर्तमान समय में रूस के द्वारा किया जा रहा है। भारत अपने कुल चाय उत्पादन का कितना हिस्सा निर्यात कर देता है? तो लगभग 20%। और भारत अपने कुल घरेलू कॉफ़ी उत्पादन का कितना परसेंट हिस्सा विदेशों को निर्यात करता है? तो यह 70%। और विश्व में रबर उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है? तो वह थाईलैंड का है, यानी सबसे अधिक रबर कहाँ होगा? तो थाईलैंड में। और प्राकृतिक रबर के लिए देश की मांग का लगभग कितना प्रतिशत घरेलू उत्पादन से पूरा होता है? तो लगभग 80% है, बाकी सब थाईलैंड से आयात कराना होता है। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता राष्ट्र कौन है? तो चीन है। और विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कभी ब्राज़ील तो कभी भारत रहता है, लेकिन वर्तमान में ब्राज़ील का स्थान है। अंडा उत्पादन में विश्व के 3 बड़े देश तो सबसे अधिक अंडा चीन में, अमेरिका में, फिर चीन और भारत तीसरे नंबर पर है। अंडा उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो वर्तमान में तीसरा है। विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश है अफगानिस्तान। भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत है? तो चावल के अंतर्गत। सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा है, पहला किसका है? तो चीन का है। भारत में किस फल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल लगा हुआ है? तो आम के अंतर्गत। भारत में आलू 16वीं शताब्दी में कहाँ से आया था? तो पुर्तगाल से लाया गया। आलू अनुसंधान की दिशा में भारत में सर्वप्रथम 1949 में पटना में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई। इसे किस वर्ष शिमला स्थानांतरित किया गया था? तो 1956 में। भारत ने किसके उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है? तो खाद्यान्न।
भारत में रबर का प्रति हेक्टेयर उपज है लगभग 1143 kg। और भारत में प्राकृतिक रबर की मांग का कितना % भाग घरेलू उत्पादन से पूरा हो जाता है? तो अभी वर्तमान में 80% है, 90 नहीं है। भारत में कितने % भूमि पर वनों का विस्तार है? तो वर्तमान में वनों का विस्तार 22% से कम ही है। और कुल इलाका मिला दिया जाए 1+1 आच्छादन तो यह 24.65% पहुँचता है। और भारत में कुल वन आधारित क्षेत्र कितने हैं? तो यह 8 लाख समथिंग हैं। भारत में कुल वन आच्छादित इलाके यही लगभग 25% कहिए इसको। देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया संस्थान द्वारा कितने वर्ष के अंतराल पर देश में वनों की स्थिति पर रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है? तो 2 वर्ष। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार देश में वन क्षेत्रों की दृष्टि से अवरोही क्रम यानी मतलब सबसे अधिक कहाँ है? तो मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश और तीसरे स्थान छत्तीसगढ़ का है। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र में प्रतिशत के रूप में न्यूनतम वन क्षेत्र है किसका? तो हरियाणा का है। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र में प्रतिशत के रूप में सबसे अधिक वन तो यह मिजोरम में है। केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक वन प्रतिशत पाया जाता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। लेकिन इस समय अब नया डाटा के हिसाब से कौन है? तो लक्षद्वीप में सबसे अधिक वन है % वाइज। केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम वन क्षेत्र पहले था लेकिन अब न रहा। भारत में चंदन की लकड़ी की सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियों में। झूम कृषि के अंतर्गत भूमि का सबसे बड़ा प्रतिशत राज्य है नागालैंड। समर्थन मूल्य का अर्थ है कि न्यूनतम बिक्री मूल्य की जिस पर सरकार क्रय करने का आश्वासन देती है। समर्थन हो गया। कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कौन करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1965 की बात है। जनजातीय लोगों को शोषण करने वाले निजी व्यापारियों से छुटकारा दिलाने और उनके तैयार की गई वस्तुओं को उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से ट्राइफेड की स्थापना कब की गई थी? तो 1987 की बात है। एक मार्क क्या है? तो यह खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मुहर है। शंकर लाल गुरु समिति का संबंध किससे है? तो कृषि विपणन से है। वर्तमान में कुल कृषि ऋणों का कितना प्रतिशत संस्थान स्रोतों से उपलब्ध कराए जाते हैं? तो लगभग 65%। और खेती-बाड़ी या घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कितनी अवधि हेतु अल्पकालीन ऋण दिया जाता है? तो 15 माह तक का, यानी उससे कम का अल्पकालिक ऋण होगा। मध्यकालीन कृषि ऋण की अवधि होती है 15 से 5 वर्ष और दीर्घकालीन तो यह 5 वर्ष से अधिक होगा। वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों से प्राप्त ऋण को सुसाध्य बनाने के उद्देश्य से किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब आरंभ की गई थी? तो यह बात है 1998-99 की। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया था? जनवरी 2004 में। राष्ट्रीय किसान आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली। किसान कॉल सेंटर तथा कृषि चैनल का शुभारंभ कब किया गया था? जनवरी 2004 की बात है। किसान कॉल सेंटर की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? तो कृषि संबंधी सलाहकारी सेवा उपलब्ध कराना इसका मूल लक्ष्य था। किसान कॉल सेंटर में कौन सा नंबर डायल करके कृषि संबंधित जानकारी निःशुल्क प्राप्त की जा सकती है? तो 1551। नई राष्ट्रीय कृषि नीति जो 2000 में आया था में उसका वर्णन किस रूप में किया गया? तो यह इंद्रधनुषी क्रांति, मतलब कि उसमें क्या था कि जो अम्ब्रेला बेस स्कीम लाया गया था, यानी एक ही स्कीम में अधिक से अधिक क्षेत्र कवर किया जा सके। भारत की फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र सर्वाधिक हैं? तो वह चावल होता है, लेकिन वर्तमान में ईख का नंबर आता है। पीली क्रांति संबंधित है तूरिया सरसों उत्पादन से, यानी तिलहन से। खाद्यान्न श्रृंखला क्रांति का संबंध किससे है? तो खाद्यान्न, सब्जी और फलों को सड़ने से बचाने से। बहुप्रतीक्षित नई राष्ट्रीय कृषि नीति में केंद्र सरकार ने अगले 2 दशकों के लिए कृषि में प्रति वर्ष वृद्धि का लक्ष्य कितना निर्धारित किया था? लक्ष्य 4% था। भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब किया गया था? 1985 की बात है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष लागू की गई थी? तो 1999-2000 में। किस राज्य द्वारा छोटे किसानों के लिए खलिहान बीमा योजना आरंभ की गई थी? उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किसके द्वारा प्रायोजित है? तो यह GIC यानी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। भूमिहीन कृषकों एवं श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु कौन सा कार्यक्रम आरंभ किया गया है? तो RLEGP, याद कर लीजिए। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ है? तो यह हैदराबाद में है। ऑपरेशन फ्लड
कार्यक्रम किससे संबंधित था? तो दूध उत्पादन बढ़ाने से संबंध था। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ है? रोम में है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान तो यह जयपुर में है। भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक की अवधि को कहते हैं खरीफ मौसम। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू हुई? 1998 में आंध्र प्रदेश से। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी पंतनगर में। हरित क्रांति का संबंध मुख्यतः किस फसल से है? गेहूं से है। भारत में नीचे दिए गए खाद्यान्नों का उनके उत्पादन यानी मिलियन टन का सही क्रम बताइए। सबसे अधिक उत्पादन भारत में चावल का होता है, फिर गेहूं का, तीसरे नंबर पर मोटे अनाज और चौथे पर दालें हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक है कौन? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। भारत का वह राज्य जो अनाज उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है तो वह यूपी यानी उत्तर प्रदेश है। किस प्रकार के उत्पादों के लिए CSCP न्यूनतम समर्थन मूल्य कीमत की सिफारिश करता है? तो कृषि उत्पाद के लिए। विश्व में दूध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान है प्रथम। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या है तो 20। किस प्रांत में सोयाबीन खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है? तो मध्य प्रदेश में है। मिश्रित कृषि का मतलब क्या होगा? फसलों के साथ पशुपालन कीजिए। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध होगा जैव प्रौद्योगिकी से। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाले राज्य तो आंध्र प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश है। विटीकल्चर से आप क्या समझते हैं? यह अंगूर की खेती है। कौन सी फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती है? तो मूंग एवं उड़द में। मध्य प्रदेश विशालतम उत्पादक है किसका? तो दलहन का। विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है भारत। भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होती है? बिहार एवं उत्तर प्रदेश में, लेकिन इसको हटाइए बिहार को, अब उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में। दूध के अग्रणी उत्पादकों का सही आरोही क्रम यानी सबसे अधिक भारत, फिर USA, तीसरे नंबर पर चीन। इतना ही याद कीजिए। मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य है केरल। स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? उद्यान कृषि से। भारतीय कृषि का किसी महत्वपूर्ण स्तर तक यांत्रिकरण किस कारण से संभव नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जो जोत है, खेती करने का खेत है या जोत, उसका आकार ही छोटा है। प्रत्येक वस्तु इंतजार कर सकती है लेकिन कृषि नहीं। उपयुक्त कथन का श्रेय, यह कथन किसका था? यह पंडित जवाहरलाल नेहरू का था। एक मार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? तो एक मार्क एक्ट यह 1937 में लागू किया गया था। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ अवस्थित है? तो हैदराबाद में। भारतीय दलहन शोध संस्थान तो यह कानपुर में। मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम लागू किया गया कहाँ? तो हरियाणा में। केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान अवस्थित है लखनऊ में। और सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र तो यह झांसी में है। किस बैंक ने किसानों तक आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब का निर्माण किया था? भारतीय स्टेट बैंक। राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो निर्यात योग्य कृषि उत्पाद से। राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में। IR-20 किस चीज़ की अधिक पैदावार करने वाली किस्म है? तो यह चावल की है। विगत एक दशक में भारत में किस एक फसल के लिए प्रयुक्त कुल कृषि भूमि लगभग एक जैसी ही बनी है? तो वह चावल की है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का एक लक्ष्य देश के चुनिंदा जिलों में खेतीगत जमीन में बढ़ोतरी एवं उत्पादकता में वृद्धि लाकर कुछ फसलों की उत्पादकता में वृद्धि लाना है। ये फसलें हैं गेहूँ, चावल, गेहूँ एवं दलहन। यहाँ देखिए, डैश के बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्नों विशेषकर गेहूँ के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई। तो हरित क्रांति के बाद यह समय पूछ रहा है तो 1966 में। वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है मक्का। भारतीय सब्जी शोध संस्थान तो यह वाराणसी में है। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी क्रांति लाई गई थी? तो श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड। भारत के कृषि निर्यात की सर्वाधिक मूल्यवान वस्तु है चावल। देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है वे किसान जिनके पास जो क्षेत्र 1 से 2 हेक्टेयर हो, तो वे छोटे किसान हैं। भारत में कॉफ़ी की खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र कौन है? तो दक्षिणी पठार है। HYV यानी हाई यील्डिंग वेराइटी कार्यक्रम को भारत में डैश भी कहा गया है तो नौ कृषि नीति। वर्गीज कुरियन का संबंध है श्वेत क्रांति यानी ऑपरेशन फ्लड से। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग किस देश से थे? तो थे अमेरिकन, लेकिन कार्य क्षेत्र कहाँ था उनका? तो मैक्सिको। मानसून के आरंभ में बोई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं? तो वह खरीफ है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र स्थित कहाँ है? तो यह गाजियाबाद में है। विश्व का धान जीन बैंक स्थित है फिलीपींस की राजधानी मनीला में। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है कृषि।
भारत में कुल भूमि का कितना परसेंट कृषि कार्यों में लगा है? तो 52%। भारत की लगभग कितना परसेंट आबादी कृषि कार्य में है? तो यह भी लगभग 50% ही है। तो आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे। जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।